नमस्कार दोस्तों आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से कुछ ही घंटों के सफर पर मौजूद एक ऐसे गांव के रहने वाले एक शख्स की है जिस गांव को निवाड़ा गांव के नाम से जाना जाता है। और जिस शख्स की आज की ये कहानी है उस शख्स को भिवाराम के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब ये कहानी भिवाराम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम भिवाराम है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर से कुछ ही घंटों के सफर पर मौजूद निवाड़ा गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल ये कहानी उस वक्त की है जब मैं एक दूध वाला हुआ करता था, यानी कि आज से कुछ साल पहले मैं दूध बेचने का काम किया करता था। दरअसल ये बात आज से लगभग 7 साल पहले की है। वो दिन 17 फरवरी 2018 का था। उस दिन से पहली रात यानी कि 16 फरवरी की रात को मैं अपने दूध के सारे बर्तन एक जगह पर रखकर सो गया था, क्योंकि रात के 2 बजे से ही मुझे मेरी भैंसों का दूध निकालना था। अब रात के 2 बजे का नाम सुनकर आप में से बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि भला रात के 2 बजे ही भैंस का दूध कौन निकालता है। तो इसके पीछे की वजह मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा काम गांव में घर घर जाकर दूध पहुंचाने का था। और गांव के बहुत से घर ऐसे थे जिन घरों के लोग सुबह लगभग 6 बजे ही अपने घर से शहर की तरफ काम के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन उनके 6 बजे घर से निकलने से पहले मुझे उनके घर तक दूध पहुंचाने का काम करना पड़ता था। अगर मैं 1-2 दिन भी लेट हो जाता था तो वो लोग मुझे दूध लाने के लिए मना कर देते थे, क्योंकि मेरे गांव में मेरे अलावा भी 1-2 लोग और थे जो मेरी तरह ही दूध बेचने का काम किया करते थे। इसी वजह से मुझे हमेशा ही इस बात का ख्याल रखना पड़ता था कि मेरे काम में कहीं पर कोई भी कमी ना हो, ताकि गांव में मेरे जितने भी ग्राहक जुड़े हुए हैं वो किसी भी वजह से मुझसे ना बिछड़े। इसी वजह से मैं रात के 2 बजे से ही दूध निकालना शुरू कर देता था और 2 बजे से लेकर 1 घंटे में रात के 3 बजे तक सभी भैंसों का दूध निकालकर रात के 3 बजे ही अपने फार्म हाउस से गांव की तरफ दूध बेचने के लिए निकल जाता था। अब मेरा जो फार्म हाउस था वो गांव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। इसी वजह से मुझे 3 बजे के आसपास में ही अपने फार्म हाउस से गांव की तरफ दूध बेचने के लिए सुबह सुबह ही निकलना पड़ता था, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता होता था कि गांव की जो औरतें होती हैं वो सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास में ही अपना घर का काम करने के लिए उठ जाती हैं। तो 4 बजे के आसपास में मैं उन लोगों के घर पर उन्हें दूध देने के लिए पहुंच जाता था और इस तरीके से मेरा ये धंधा काफी ठीक तरीके से चल रहा था। साथ ही इस धंधे में मेरी जो घरवाली थी वो भी मेरी काफी मदद किया करती थी। रात को जब मैं 2 बजे भैंसों का दूध निकालने के लिए बैठता था तो मेरे साथ साथ वो भी दूध निकालने का काम किया करती थी। इसी वजह से हम दोनों साथ में मिलकर इतनी सारी भैंसों का एक साथ दूध निकाल लेते थे और जो 5-7 भैंसों का जो दूध बच जाता था उसको मेरे आने के बाद पीछे से मेरी घरवाली निकाल लेती थी। लेकिन मुझे इस बात का उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी दूध के धंधे को करते हुए मेरे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी कि उस घटना के होने के बाद मुझे इस बात का अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि अगर अब मैंने इस दूध वाले धंधे को बंद नहीं किया तो एक दिन मेरी सांसें बंद हो जाएगी, क्योंकि उस दूध वाले धंधे की वजह से मेरे पीछे एक ऐसा डरावना साया पड़ गया था कि उस साये ने मेरा जीना हराम कर दिया था। अब 16 फरवरी 2018 की रात को अपने दूध के सारे बर्तन एक जगह पर रखकर मैं सो गया था और जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो मेरे फोन में अलार्म बजती है और उसके साथ ही मैं अपने बिस्तर से उठ जाता हूं और अपनी घरवाली को भी उठा देता हूं। 3 बजे तक हम दोनों गांव के लोगों को जितना दूध देकर आना होता था उतना दूध निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं दूध के 2 बड़े बड़े केन को अपनी साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर अपने फार्म हाउस से गांव की तरफ निकल जाता हूं। अब मेरे फार्म हाउस से गांव के बीच का जो रास्ता था वो काफी ज्यादा सुनसान और बहुत सारे गड्ढों से भरा हुआ था और उन गड्ढों में जगह जगह पर काफी गंदा पानी भी भरा हुआ था, जिसके चलते मुझे रात के वक्त साइकिल को काफी ध्यान से चलाकर लेकर जाना पड़ता था। अभी मैं उस रास्ते पर थोड़ा आगे आया ही था कि अचानक से ही मेरे साइकिल के पीछे वाले पहिए से एक बहुत तेज आवाज आती है और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे अचानक से ही मेरी साइकिल के पहिए से हवा निकल गई हो। आवाज को सुनते ही मुझे समझ में तो आ गया था कि साइकिल के पहिए की हवा ही निकल गई है, लेकिन एक बार तसल्ली करने के लिए मैं अपने मोबाइल की रोशनी से पीछे वाले पहिए को देखता हूं
और जैसे ही मैं मोबाइल की रोशनी में पीछे वाले पहिए को देखता हूं तो मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि साइकिल का पहिया पंचर हो गया है। लेकिन अब पंचर पहिए वाली साइकिल के ऊपर बैठकर मैं उसको चलाकर तो बिल्कुल भी नहीं लेकर जा सकता था, क्योंकि पहले से ही उस पहिए पर पीछे की तरफ लटके हुए दूध के बड़े बड़े केनों का इतना वजन पड़ा हुआ था। इसी वजह से मैं साइकिल के ऊपर से नीचे उतरता हूं और पैदल ही उसको धक्का मारते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता हूं। लेकिन थोड़ी ही आगे चलने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं इस रास्ते से गांव की तरफ जाऊंगा तो मुझे जाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा और ऐसे में मैं लोगों के घर पर टाइम पर दूध नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो क्यों ना आज मैं उस शॉर्टकट रास्ते से चला जाऊं, जिस शॉर्टकट रास्ते के बारे में गांव के लोगों का कहना होता है कि उस शॉर्टकट रास्ते पर आज भी लज्जों की आत्मा भटकती है। अब लज्जों का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी में ये नया किरदार कौन है, तो थोड़ा सब्र रखिए, आपको जल्द ही इस नए किरदार के बारे में भी पता चल जाएगा। दरअसल उस वक्त जब मैं उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ से जाने के बारे में सोच रहा था तो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि उस रास्ते की तरफ से जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उस रास्ते को पूरे गांव के द्वारा भूतिया कहा जाता था। रात को जाना तो दूर की बात थी, उस रास्ते से तो कोई दिन के वक्त भी नहीं जाता था, क्योंकि दिन के वक्त भी उस रास्ते पर जाने से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। इसी वजह से गांव के लगभग हर घर में उस रास्ते के बारे में चर्चाएं होती रहती थी और गांव के लोग अपने घर के छोटे बच्चों को यह बात समझाते रहते थे कि भूल कर भी उस रास्ते की तरफ मत जाना। दरअसल जिस रास्ते के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो रास्ता उसी रास्ते पर पड़ता था जिस रास्ते से होते हुए मैं हमेशा दूध को लेकर गांव की तरफ जाता था। लेकिन क्योंकि अब मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इसी वजह से मैं सोचता हूं कि मैं शॉर्टकट रास्ते से चला जाऊं, क्योंकि उस रास्ते से जाने पर मैं इस वाले रास्ते के आधे टाइम में ही गांव में पहुंच सकता था। लेकिन उस रास्ते से गए हुए मुझे काफी लंबा समय हो गया था। जब से उस रास्ते पर वो डरावनी घटना हुई थी तभी से मैं उस तरफ से कभी भी नहीं गया था। लेकिन आज क्योंकि मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, इसी वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी गांव में पहुंचना था। उस वक्त जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त तक रात के 3 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो गया था। इसी वजह से मैं सोचता हूं कि जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आज एक बार मैं इस रास्ते से सही सलामत गांव में पहुंच गया तो मैं ये मान लूंगा कि इस रास्ते के बारे में गांव के लोग सिर्फ अफवाहें ही उड़ाते हैं और इसके लिए मुझे इस रास्ते से होकर आज जाना ही पड़ेगा। अब यही बात सोचकर मैं अपनी साइकिल को उस रास्ते की तरफ घुमा लेता हूं जिस रास्ते को गांव के लोगों के द्वारा भूतिया कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज भी उस रास्ते पर लज्जों की आत्मा भटकती है। अब उस वक्त मैं अपनी साइकिल को धक्के मारते हुए एक हाथ में अपने मोबाइल की रोशनी के सहारे उस रास्ते पर चलता जा रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर थोड़ा आगे आया ही था कि मुझे दूर से ही वो जगह और वो पेड़ दिखाई देने लगता है जिस जगह पर आज से कुछ साल पहले वो डरावनी घटना हुई थी। उस जगह को देखते ही दूर से ही मेरा गला सूखने लगता है, लेकिन मैं उस जगह की तरफ देखने के बजाय अपने कदमों की तरफ देखते हुए अपनी नजरों को नीचे करके लगातार उस रास्ते पर आगे की तरफ चलता जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे की तरफ चलता जा रहा था वैसे वैसे ही मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जबकि अब तक तो मुझे कुछ ऐसी डरावनी चीज या फिर कोई भी ऐसा डरावना साया दिखाई भी नहीं दिया था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर रहा था। पर पता नहीं उस रास्ते पर चलते वक्त अचानक से ही मेरे पूरे बदन पर पसीना आने लगता है और मेरी सांसें भी काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं। मेरा डर अब मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि उस वक्त मैं मेरे दिमाग में एक साथ पता नहीं बहुत सारी बातें सोच रहा था। मेरे दिमाग में उस वक्त इतने सारे डरावने विचार चल रहे थे कि मैं अपने उन विचारों पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रहा था। अभी मेरे साथ ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे मेरे पीछे की तरफ से आवाज आती है कि थोड़ा दूध हमें भी पिला दो, क्या पूरे दूध को गांव वालों को ही पिलाओगे? ये आवाज सुनते ही मेरे चलते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं और जैसे ही मेरे कदम रुकते हैं तो मुझे मेरे कानों में किसी और के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। और सिर्फ कदमों की आवाज ही नहीं, बल्कि उन कदमों की आवाज के साथ साथ मुझे मेरे कानों में पायल की छन छन की आवाज भी सुनाई देने लगती है। उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो कोई भी पीछे की तरफ से मुझे आवाज लगा रहा है उसने अपने पैरों में काफी मोटी मोटी पायल पहन रखी है, और अगर उसने पायल पहन रखी है तो होना हो वो कोई ना कोई औरत
या फिर कोई लड़की है। लेकिन उस वक्त मैं मेरे दिमाग में सोचता हूं कि रात के इस घने अंधेरे में 3 बजे के आसपास में ही भला कोई औरत या लड़की यहां पर क्या कर रही होगी, और अगर इसको दूध ही चाहिए था तो ये मुझसे गांव में भी कह सकती थी। इस तरीके से इस सुनसान रास्ते पर मुझे दूध लेने के लिए क्यों रोक रही है। जैसे ही मैंने मेरे दिमाग में ये बात सोची तो मुझे गांव के लोगों के द्वारा जो बातें कही जाती थीं वो बातें याद आने लगती हैं। दरअसल जब कभी भी गांव में इस सुनसान रास्ते पर हुई उस डरावनी घटना के बारे में बातें चलती हैं तो गांव के लोगों का कहना होता है कि अगर गलती से भी कोई इंसान उस रास्ते से गुजर जाता है और उस रास्ते से गुजरते वक्त उसे कहीं से भी कोई भी आवाज सुनाई देती है तो उसे उस आवाज का कोई भी जवाब नहीं देना चाहिए और चुपचाप तेज कदमों के साथ चलते रहना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार उस इंसान ने उस आवाज का जवाब दिया या फिर पलटकर जिस तरफ से वो आवाज आई है उस तरफ देखा तो फिर उस इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे ही मुझे गांव वालों की ये बात याद आती है तो मैं अपने रुके हुए कदमों को फिर से आगे की तरफ बढ़ाने लगता हूं और धीरे धीरे अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा देता हूं। उस वक्त वो जगह इतनी ज्यादा सुनसान और शांत थी कि मुझे मेरे कानों में उस वक्त सिर्फ मेरे कदमों की ओर मेरे धक्का मारने पर चलती हुई साइकिल के पहिए की ही आवाज सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनने के बाद मैंने फिर से अपने कदमों को अभी थोड़ा आगे बढ़ाया ही था कि एक बार मुझे फिर से वो आवाज आती है और इस बार वो आवाज उस तरह से नहीं आई थी जिस तरह से थोड़ी देर पहले मुझे सुनाई दी थी। दरअसल इस बार वो आवाज काफी ज्यादा भारी और भयंकर रूप से आई थी। इस बार जैसे ही मैंने उस आवाज को सुना तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अभी जो माहौल बिल्कुल शांत और सन्नाटे से घिरा हुआ था वो एक ही झटके में उस आवाज से गूंज गया था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे चारों तरफ से सिर्फ वही आवाज आ रही हो। इस बार मुझे सुनाई देता है कि तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मेरे रोकने के बाद भी अगर तुम नहीं रुक रहे तो फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जिसके होने के बाद तुम्हें तुम्हारी इस गलती पर इतना ज्यादा पछतावा होगा कि तुम्हारे पास उस वक्त सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि आज तक जिस किसी ने भी लज्जों की आवाज नहीं सुनी तो फिर वो आगे चलकर किसी और की आवाज सुनने के लायक भी नहीं रहा है। अब जैसे ही मुझे मेरे कानों में लज्जों का नाम सुनाई देता है तो लज्जों का नाम सुनते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं और मेरे पैर उस वक्त इस तरह से कपकपा रहे थे कि उस वक्त मैं अपने पैरों पर ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे की तरफ पलटकर ये देख सकूं कि पीछे की तरफ कौन है जो मुझे लज्जों का नाम लेकर आवाज दे रहा है। क्योंकि गांव में लज्जों के नाम का ही इतना ज्यादा खौफ था कि उसका नाम सुनते ही मेरी घी बैठ गई थी और मुझे उस वक्त यकीन हो गया था कि आज मेरा मरना तय है। क्योंकि उस वक्त मेरे आसपास में दूर दूर तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उस वक्त मेरी मदद कर सकता था। अभी मैं उस एक जगह पर बिल्कुल जड़ होकर खड़ा खड़ा अपने दिमाग में अनेकों बातों को सोच ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे फिर से किसी के चलने के कदमों की आवाज के साथ साथ पायल के छन छन की आवाज सुनाई देती है और धीरे धीरे मुझे वो आवाज मेरी तरफ आते हुए सुनाई दे रही थी। उस आवाज को मेरी तरफ आता हुआ महसूस करके मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब जो कोई भी मेरे पीछे है वो मेरे पास आ रही है। उस वक्त एक मन तो मेरा ऐसा करता है कि मैं मेरी इस साइकिल और दूध को यहीं पर छोड़कर यहां से भाग जाऊं, लेकिन उस वक्त मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा शरीर मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। वहां से भागना तो दूर की बात है, मैं तो उस वक्त ठीक तरीके से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस वक्त मैं सांस भी इतना धीरे धीरे ले रहा था कि मेरे अलावा मेरे सांस लेने की आवाज भी किसी और के कानों में ना पड़े। पता नहीं उस वक्त मुझे इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा था, जबकि मैंने तो उस वक्त तक मेरी आंखों से कुछ ऐसा देखा भी नहीं था जिससे मैं इतना ज्यादा डरूं। उस वक्त तक तो मैंने सिर्फ मेरे कानों में ही वो आवाज ही सुनी थी, लेकिन अब शायद मैं मेरी आंखों से भी वो चीज देखने वाला था जिसकी वजह से अब तक मैं इतना ज्यादा डर रहा था। क्योंकि जब तक मैं उस चीज को देख नहीं लेता तब तक मुझे इस बात का पूरी तरीके से यकीन नहीं होता कि गांव के लोग जो बातें कहते हैं वो सच में सही हैं या फिर सिर्फ एक अफवाह है। लेकिन अब तक तो मुझे उस बात पर आधे से ज्यादा तो विश्वास हो चुका था कि गांव के लोगों की कही हुई बातें बिल्कुल सही हैं और आज रात के 3 बजे के वक्त इस रास्ते से आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
क्योंकि मैंने भी ऐसा सुना था कि रात के 3 बजे का वक्त ऐसी डरावनी और भटकने वाली आत्माओं का सबसे शक्तिशाली वक्त होता है, और इस वक्त में जो देवता होते हैं वो भी अपने अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान ऐसी डरावनी आत्माओं के चंगुल में फंस जाता है और अगर उस दौरान वो अपने मन में भगवान को याद भी करता है, तो शायद उस वक्त उसकी मन की आवाज भगवान तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि उस वक्त भगवान निद्रा में होते हैं, यानी कि नींद में होते हैं। लेकिन इन सब बातों को मैं सिर्फ किताबी बातें ही मानता था, और मेरा मानना था कि ये सब सिर्फ एक ढकोसला है जो कि इंसानों को डराने के लिए बनाया गया है। लेकिन अब खुद को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर मुझे सच में इस बात का एहसास हो गया था कि इंसान का डरना बहुत जरूरी होता है। अब जब मेरे दिमाग में ये सब बातें चल रही थी, उस दौरान मुझे लगातार मेरे कानों में वो पायल की छन छन की आवाज मेरी तरफ आते हुए लगातार सुनाई दे रही थी। लेकिन एक पल के बाद वो आवाज मेरे पास में आकर रुक जाती है, और जैसे ही वो आवाज मेरे पास में आकर रुकती है, तो उस आवाज के रुकते ही किसी के हाथ का मेरे कंधे पर रखने का एहसास मुझे महसूस होता है। जैसे ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने पीछे की तरफ से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा है, तो मुझे ये एहसास होते ही मैं बुरी तरीके से कांपने लगता हूँ। उस वक्त मैं इतना ज्यादा कांप रहा था कि शायद उस वक्त मेरे पीछे जो कोई भी खड़ा हुआ था या फिर खड़ी हुई थी, उसको भी ये चीज बिल्कुल अच्छी तरीके से महसूस हो गई होगी कि मैं उस वक्त डर के मारे कितनी बुरी तरीके से कांप रहा हूँ। और शायद मेरी यही गलती पीछे की तरफ जो कोई भी थी उसके लिए काफी ज्यादा सही साबित होती है, क्योंकि उसको उस वक्त इस बात का अच्छी तरीके से यकीन हो गया था कि इस वक्त उसके सामने जो कोई भी है वो सच में बहुत ज्यादा डरपोक है। इसी वजह से वो उस वक्त मेरे ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि उसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल जैसे ही मुझे मेरे कंधे पर किसी के मेरे पीछे से हाथ रखने का एहसास हुआ, तो मैं कांपते कांपते अपने आप को पीछे की तरफ घुमाकर अपनी नजरों को पीछे की तरफ डालता हूँ, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि मेरे बिल्कुल पीछे ही एक लंबी चौड़ी और गांव की औरतों की तरह के ही कपड़े पहने हुए एक औरत खड़ी हुई है, जिसने कि अपने आधे से ज्यादा चेहरे को अपने सिर पर ओढ़े हुए पल्लू से ढक रखा है। साथ ही उसके सिर के बालों की उसने एक लंबी सी छोटी बना रखी है, जो कि आगे की तरफ ही लटकी हुई थी। लेकिन उसकी जो एक आंख थी वो काफी ज्यादा मोटी और अंदर की तरफ से मुझे लाल लाल दिखाई दे रही थी। उस वक्त देखने में तो वो काफी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, लेकिन उसको इतनी रात को उस जगह पर अकेला देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं डरते डरते उसे कपकपाती हुई आवाज में पूछता हूँ कि कौन हो तुम। जैसे ही मैं उससे ये बात कहता हूँ तो वो एक सिसकारी मारते हुए मुझसे कहती हैं कि लज्जो। जैसे ही उसने सिसकारी मारते हुए अपना नाम बोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि मैं उससे आगे कुछ कह पाता, वो मुझसे कहती हैं कि गांव में तुमने मेरे बारे में काफी बातें तो जरूर सुनी होगी, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि जब कभी भी दिन ढलते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में एक जगह पर बैठते हैं, तो मेरी बातें तो गांव वालों के बीच में जरूर चलती हैं, क्योंकि गांव के लोगों में आज भी मेरा खौफ इतना ज्यादा है कि वो लोग मुझे दिन में एक बार याद किए बिना सोते भी नहीं हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब गांव के लोगों में मेरा इतना ज्यादा खौफ है, तो तूने मेरे इस इलाके में आने की इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या तुझे पता नहीं था कि ये रास्ता लज्जों का रास्ता है, यानी कि मौत का रास्ता है, और तूने इस रास्ते पर आने की गलती कैसे कर दी? अगर तू इस रास्ते पर आ भी गया है तो फिर मेरे आवाज लगाने के बावजूद भी तू रुक क्यों नहीं रहा था? तेरे इन साइकिल पर लटके हुए केनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनमें दूध भरा हुआ हो, और मुझे दूर से ही दूध की काफी ज्यादा सुगंध आ रही है। मैं पिछले काफी लंबे समय से बहुत प्यासी हूँ। आज तू ही मेरी प्यास बुझा सकता है। आज तो मेरी दो तरीके से प्यास बुझेगी। पहले तो मैं तेरा ये सारा दूध पीऊंगी और फिर तेरा सारा खून पीऊंगी। बस उसके मुंह से ये बात सुनते ही मैं इतना ज्यादा कांपने लगा था कि उस वक्त अचानक से ही मेरे हाथ से मेरी साइकिल छूट जाती है और मैं बुरी तरीके से हिलने लगता हूँ। मुझको इस तरीके से डर के मारे हिलता हुआ देखकर वो वहां पर अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगती हैं। लेकिन मेरे हाथ से साइकिल छूटते ही साइकिल नीचे उस रास्ते पर गिर जाती है। जैसे ही साइकिल नीचे गिरती है तो साइकिल के दोनों तरफ जो दूध के केन लटके हुए थे वो भी नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिरने के साथ ही उनके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ था वो ढक्कन भी खुल जाता है,
जैसे ही ढक्कन खुलता है तो उन दोनों में भरा हुआ दूध नीचे रास्ते पर गिरने लगता है। उस दूध को नीचे रास्ते पर गिरता हुआ देखकर वो डरावनी औरत मुझसे बात करना तो बंद करती है और अचानक से ही मेंढक की तरह उछलकर नीचे उस रास्ते पर बैठ जाती है और उस रास्ते पर नीचे गिरते हुए दूध को अजीब तरीके से कुत्ते की तरह अपनी जीभ से चाटने लगती है। जब वो कुत्ते की तरह चाटते हुए उस दूध को पी रही थी तो उस वक्त उसने अपने एक हाथ से अपने सिर के पल्लू से अपने आधे चेहरे को जो ढक रखा था उसका वो पल्लू साइड में हो जाता है और उस पल्लू के साइड में हटते ही मुझे उसका आधा चेहरा दिखाई देता है। जैसे ही मुझे उसका आधा चेहरा दिखाई देता है तो उसके उस आधे चेहरे को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरा गला डर के मारे पूरी तरीके से सूख जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने उसके उस आधे चेहरे को देखा तो मुझे दिखाई दिया कि उसका वो आधा चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है, साथ ही उसकी एक आंख भी गायब है। यानी कि उस वक्त उसके सिर्फ एक आंख ही थी जो शुरू से मुझे दिखाई दे रही थी। अब उस एक आंख वाली औरत को देखकर मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई जिंदा औरत नहीं है, बल्कि ये कोई बहुत ही भयंकर और डरावनी आत्मा है। और शायद ये कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं, बल्कि ये वही आत्मा है जिसके बारे में गांव के लोग बातें करते हैं, यानी कि ये आत्मा लज्जों की आत्मा है। ये बात मेरे दिमाग में आते ही मुझे यकीन हो गया था कि ये डायन और कोई नहीं बल्कि लज्जों डायन ही है। अब जैसे ही मुझे इस बात का यकीन होता है कि इस वक्त मेरे सामने एक डरावनी डायन है तो मैं अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे की तरफ करने लगता हूं। लेकिन शायद दूध को कुत्ते की तरह छांटते वक्त इस बात का एहसास उस लज्जों डायन को हो गया था कि मैं वहां से भागने की फिराक में हूं। इसी वजह से वो अपने एक हाथ को मेंढक की तरह उछालकर मेरी तरफ बढ़ती है और मेरे एक पैर को अपने हाथ से पकड़कर मुझे खींचते हुए नीचे जमीन पर गिरा देती है। अब उसके पूरे चेहरे पर दूध लगा हुआ था और उसके मुंह से दूध की लार टपक रही थी, लेकिन मुझको नीचे गिरते ही वो उछलकर मेरे सीने पर बैठ जाती है और अपने उस डरावने चेहरे को मेरे चेहरे के काफी ज्यादा करीब ले आती हैं। अपने उस डरावने चेहरे को मेरे इतने करीब लाकर मुझसे कहती हैं कि तुझे क्या लगा था तू यहां से भाग जाएगा? आज तक जो कोई भी इस रास्ते पर आया है वो लज्जों की इजाजत के बिना यहां से जिंदा वापस नहीं लौट पाया है। तो तूने ये बात कैसे सोच ली कि तू मेरी मर्जी के बिना यहां से जिंदा बचकर चला जाएगा? ये बात कहते वक्त वो अपने लंबे लंबे और नुकीले नाखून वाले हाथों को मेरे गले पर बुरी तरीके से दबा रही थी। उसको ऐसा करते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझे गला दबाकर मारना चाहती हो। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने मेरे गले को दबाना तो छोड़ दिया और उसने मेरे पैर की एक जांग को पकड़कर उस जांग में अपने लंबे लंबे नाखूनों को घुसा दिया था और मेरी जांग को बुरी तरीके से फाड़ दिया था। अब मेरी जांग से काफी ज्यादा खून बहने लगा था और मेरी जांग के मांस को वो अपने लंबे लंबे नुकीले दांतों से कुरेद कुरेद कर बाहर निकालने लगी थी। जब मेरे साथ वो ये सब कर रही थी तो मेरे मुंह से सिर्फ चीख ही निकल रही थी और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ। उस वक्त आसपास के पूरे इलाके में मेरे चीखने की ही आवाजें गूंज रही थी, लेकिन मेरे इतने पूरी तरीके से चीखने और चिल्लाने का उस डायन पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वो तो लगातार अपने मुंह को मेरी जांग पर लगाकर मेरे खून को पी रही थी। उसको ऐसा करता हुआ देखकर मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं थोड़ी बहुत हिम्मत करके उस सुनसान और उबड़ खाबड़ रास्ते पर जब मैं नीचे गिरा हुआ था तो मैं अपने हाथों को इधर उधर मारने लगता हूं। जब मैं अपने हाथों को इधर उधर मारता हूं तो मेरे हाथ में अचानक से ही एक पत्थर आ जाता है। मैं किसी तरह से हिम्मत करके उस पत्थर को अपने हाथ से उठाता हूं और जोर से उस डायन के सिर पर दे मरता हूं, लेकिन उस पत्थर के मारने का उस डायन पर कोई भी असर नहीं होता है और वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है और मुझसे कहती हैं कि मार और मार। तुझे क्या लगता है कि तू इस छोटे से पत्थर से मुझे मारकर यहां से बचकर चला जाएगा? ये बात कहकर वो मेरी उस जांग के गांव में अपने हाथ के नुकीले नाखूनों को डालती है और अजीब तरीके से घुमाती है। जैसे ही वो मेरे उस घाव में उन नाखूनों को अजीब तरीके से घुमाती है तो मुझे इतना असहनीय दर्द होता है कि उस वक्त मेरी इतनी भयंकर और तेज चीख निकलती है कि इससे पहले मैं इतना तेज उस वक्त नहीं चीखा था। मुझको इतनी बुरी तरीके से चीखता हुआ देखकर शायद उसको बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उस वक्त शायद मेरे और उसके अलावा भी वहां आसपास के इलाके में उस वक्त तक कोई दूसरा भी मौजूद था और शायद उन लोगों तक मेरी वो चीखने की आवाज पहुंच गई थी,
इसी वजह से थोड़ी ही देर बाद जब मैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था तो अचानक से ही दूर कहीं से वहां पर एक दांतली आकर गिरती है और वो दांतली सीधा उस डायन के सिर पर आकर लगती है। जैसे ही वो दांतली काफी तेज रफ्तार में उस डायन के सिर पर आकर लगती है तो पलक झपकते ही वो डायन वहां से गायब हो जाती है। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उस वक्त मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि मैं दर्द के मारे बस बेहोश होने ही वाला था। लेकिन बेहोश होने से पहले मेरी आंखों के सामने मुझे इतना तो दिखाई दे गया था कि वहां पर कोई दूसरी औरत आ गई है, और आंख बंद होने से पहले मुझे धुंधला धुंधला ये दिखाई दे दिया था कि वो गांव की संतोष चाची की तरह ही दिखने वाली कोई औरत है। लेकिन जब मेरी आंख खुलती है तो उस वक्त मैं उस गांव के ही एक छोटे से दवाखाने में पड़ा हुआ था और मेरे पैर पर उस गांव में जो वेद जी बैठते थे वो मरहम पट्टी कर रहे थे। उस वक्त मेरी जांघ बुरी तरीके से काली पड़ चुकी थी क्योंकि उस डायन ने मेरे पूरे पैर का खून चूस लिया था। जब मेरी आंख खुलती है तो उस वक्त मेरी घरवाली के साथ साथ मेरी चारपाई के चारों तरफ गांव के बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे थे। मेरी आंख खुलते ही सभी लोग एक साथ मुझसे ये पूछने लगे थे कि आखिर तुम्हारे साथ वहां पर क्या हुआ और तुम उस सुनसान रास्ते पर क्यों गए थे। होश में आने के बाद मैं गांव के लोगों को मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें बताता हूँ, और सारी बातें उन लोगों को बताने के बाद मैं भी उनसे ये बात पूछता हूँ कि आखिर मैं उस डायन के चंगुली से बचकर यहां तक कैसे आया। तो मेरे ऐसा पूछते ही मेरे सामने बिल्कुल उसी तरह की दिखने वाली औरत आती है जो कि आंखें बंद होने से पहले मैंने उस सुनसान रास्ते पर देखी थी। जैसे ही वो औरत मेरे सामने आती है तो मुझे दिखाई देता है कि वो तो गांव की बुजुर्ग औरतों में से एक संतोष चाची हैं। जैसे ही संतोष चाची मेरी आंखों के सामने आती हैं तो वो मेरे सामने आकर मुझसे कहती हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं उस सुनसान रास्ते से थोड़ी ही दूर थी, इस वजह से तुम्हारी जान बच गई। दरअसल आज भी हमारे उस गांव में जो औरतें हैं वो सुबह के वक्त खुले में ही शौच करने के लिए जाती हैं, क्योंकि आज भी गांव के बहुत से घरों में शौचालय नहीं बना हुआ है, और अगर किसी के घर में बना हुआ भी है तो गांव की औरतों की काफी लंबे समय से खुले में ही शौच करने की आदत पड़ी हुई है। इसी वजह से वो खुले में ही जाती हैं। और उस दिन जब रात के 3 से 3:30 के आसपास में मेरा उस डरावनी डायन लज्जो से आमना सामना हुआ था, उस वक्त गांव की कुछ औरतें सुबह 4 बजने से पहले ही शौच करने के लिए उस सुनसान इलाके की तरफ आई थी, क्योंकि 4 बजे के बाद तो गांव के जो पुरुष होते हैं वो शौच करने के लिए उस तरफ आ जाते हैं। तो गांव के पुरुषों के आने से पहले ही गांव की औरतें शौच करके गांव तक वापस आ जाती हैं। उस वक्त जब वो डायन मेरे ऊपर हमला करके मेरी जांघ से खून पी रही थी तो उस वक्त तक 3:30 बजे से भी ज्यादा का समय हो चुका था, और ऐसे में उस वक्त वो जो संतोष चाची थी वो उसी इलाके में शौच करने के लिए जा रही थी। लेकिन जब उनको मेरी चीखने की आवाज सुनाई दी तो वो मेरे को काफी अच्छी तरीके से पहचानती थी। इसी वजह से उनको लगा कि ये तो उस दूध वाले भिवाराम की आवाज है जो रोजाना हमारे घर पर दूध देने के लिए आता है। मेरी चीख सुनकर वो जल्दी जल्दी उस तरफ बाकी की औरतों के साथ आती हैं, लेकिन क्योंकि पहले से ही गांव में लज्जो डायन का खौफ फैला हुआ था, इसी वजह से सुबह के वक्त जो कोई भी शौच करने के लिए आता था वो अपने हाथ में चक्कू या दांतली लेकर जरूर आता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ऐसी कोई भी चीज आपके साथ होती है तो आप आने वाले खतरे से अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और उस वक्त संतोष चाची के हाथ में दांतली थी, इसी वजह से उन्होंने दूर से ही मेरे को उस डायन के चंगुल में देखकर उस दांतली को उस डायन के ऊपर फेंक कर मारा था, जिसको अपने सिर में लगते ही वो डायन वहां से गायब हो गई थी, और उसके बाद कुछ ही देर में मैं वहां पर बेहोश हो गया था। अब मेरे बचकर आने की कहानी तो आप लोगों ने सुन ली है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों के मन में इस वक्त एक प्रश्न और बचा हुआ है कि आखिर वो लज्जो डायन कौन थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो लज्जो डायन पहले उसी गांव में रहती थी। शुरू में जब उसकी शादी हुई थी और दूसरे गांव से वो इस गांव में शादी करके आई थी और नई नई दुल्हन थी उस वक्त तक, तो उसके जीवन में सब कुछ ठीक था। लेकिन धीरे धीरे गलत संगति की वजह से उसका जो घर वाला था वो शराब पीने लगा था, और रोज रात को शराब पीकर आने के बाद वो उसको मारता था। एक दिन तो मारते मारते उसने इतनी हद पार कर दी कि जब वो शराब पीकर घर पर आया था तो उस वक्त लज्जो अपने घर पर लोहे के तवे पर रोटी बना रही थी। लेकिन जब वो उसको मारने लगा तो गुस्से में आकर उसके आदमी ने उस गर्म तवे को उठाकर ही
उसके चेहरे पर मार दिया था, जिसकी वजह से उसका एक तरफ का चेहरा बुरी तरीके से जल गया था। रोज रोज की इस मारपीट से परेशान होकर लज्जो अपने मायके वालों से भी अपने ऊपर हो रहे उस अत्याचार की शिकायत करती है, लेकिन क्योंकि उसके पीहर वाले काफी ज्यादा गरीब थे, इसी वजह से वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कहीं से भी कोई भी सहायता न मिलते हुए देखकर लज्जो अपने आप को ही खत्म करने का फैसला कर लेती है। और जो सुनसान रास्ता उस तरफ से गुजरा था, जिसके बारे में गांव के लोगों का आज कहना है कि वो काफी ज्यादा डरावना है और वहां पर लज्जो की आत्मा भटकती है, उसी रास्ते पर लज्जो के पति के हिस्से की जमीन थी, यानी कि उनका खेत था। इसी वजह से सुबह के वक्त जब लज्जो शौच करने के लिए अकेले ही उस खेत में आई, तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या विचार आया और उसने उसी खेत में जो बड़ा सा आम का पेड़ था, उसने उस आम के पेड़ से अपने आप को फांसी लगा ली और वो उस दिन वहां पर मर गई थी। सुबह के वक्त जब गांव के बाकी के किसान अपने अपने खेतों की तरफ गए, तो उन्हें दूर से ही लज्जो की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई दिखाई देने लगी। जब लोग उसके पास गए तो उसके जले हुए चेहरे को देखकर सभी को उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आई, लेकिन जब उसका पति उसको मारता था तो गांव का कोई भी शख्स उसकी मदद नहीं करता था। हर कोई उसको पीटता हुआ देखकर उसकी हंसी उड़ाता था। इसी वजह से मरने के बाद उसकी आत्मा गांव के लोगों के पीछे पड़ गई थी और उसके मरने के बाद ही उस रास्ते पर कई ऐसे डरावने हादसे हुए थे, जिसके बाद एक दो लोगों की तो वहां से लाशें भी मिली थी और उन लोगों की लाश से मिलने के बाद ही गांव के लोगों ने उस रास्ते की तरफ जाना बंद कर दिया था। तभी से उस रास्ते पर लज्जो की आत्मा का खौफ बना हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।